21-22 अप्रैल 2025 की देर रात एक लड़के ने अपने दोस्त को फोन किया और फोन करके कहा कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये तबीयत कहीं ज्यादा न बढ़ जाए, क्योंकि माँ बाप तो घर में है नहीं, परिवार में कोई और है नहीं, तुम आ जाओ और मुझे किसी डॉक्टर को दिखा देना। जैसे दोस्त के पास ये मैसेज पहुंचता है, उससे बातचीत करता है, तो दोस्त ने साफ साफ इनकार कर दिया कि रात बहुत हो चुकी है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम किसी और की मदद लो, कुछ भी करो, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उस दोस्त ने कहा कि तुम ही आना पड़ेगा और तुम आओगे तभी मैं डॉक्टर के पास जा पाऊंगा, नहीं नहीं तो ये मुझे कुछ भी हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ। इस तरह की वो बार बार बातचीत कर रहा था, लेकिन दोस्त ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने फिर ट्राई किया, इनकी एक बार फोन, दूसरी बार फोन, तीसरी बार फोन, इस तरह से लगातार वो फोन पे फोन करता रहा। उसने 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार करते करते वो 70 बार फोन करता है, लेकिन दोस्त बिल्कुल भी नहीं पसीजता और दोस्त आता नहीं है। अब जब रात बीत जाती है, बीतने के बाद ये पता चलता है, जब कुछ वक्त बीत जाता है तो उसे पता चलता है कि उस रात उसने 2 कत्ल कर दिए थे और जो दोस्त को बार बार अपने घर पे बुला रहा था वो उसका भी कत्ल करना चाहता था। उस दोस्त के बाद उसको 2 पुजारी कत्ल करने थे और साथ ही उसको एक पुलिस के इंस्पेक्टर का भी कत्ल करना था, लेकिन आगे वो एक ही कत्ल कर पाता है और कुल मिला के उसने 3 कत्ल किए थे। जिसका वो कत्ल कर रहा था उसके प्राइवेट पार्ट को अपने पास रख लेता था। और जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल इतना खतरनाक, इतना शातिर कैसे हो सकता है। कि आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है भीलवाड़ा, और ये भीलवाड़ा की सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 22-23 अप्रैल 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी जिले का यानी कि भीलवाड़ा का जिला थाना लगता है सुभाष नगर, और सुभाष नगर थाना क्षेत्र का एक मंदिर है अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर में रात 2 बजे के आसपास वो जाता है और जाने के बाद पुजारी को जोर जोर से आवाज लगा रहा था। जो आवाज लगा रहा है तो उसका नाम होता है दीपक नैयर। दीपक नैयर ने आवाज लगाई तो गार्ड निकलता है, जाग जाता है। गार्ड पूछता है कि भैया कौन है, इतनी रात में क्या बात है, किससे मिलना है? वो पूछता है कि मुझे पुजारी जी से बातचीत करनी है, पुजारी जी कहाँ हैं, बस उन्हें बता दीजिए। वो कहता है कि एक पुजारी जी तो उदयपुर गए हुए हैं और दूसरे पुजारी हैं वो आराम कर रहे हैं, अगर आपको बातचीत करनी है तो सुबह आना। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं इस मंदिर का ट्रस्टी भी हूँ और मैं कितना दान करता हूँ। इस तरह की जब बातें आती हैं तो कहता है कि आप कुछ भी हो, आप सुबह आना तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे ही उस गार्ड ने ये बात कही, गार्ड की उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, लाल सिंह रावड़ा जिसका नाम होता है, वो अपने कमरे के अंदर से बातचीत कर रहा था और वो कमरे के बाहर था। तभी वो कहता है दीपक नैयर कि भाई एक काम करो, आप बाहर तो निकलो, मुझे आपसे बातचीत करनी है। जैसे ही गार्ड बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही उसको लात घूंसों से वो तब तक मारता रहता है जब तक कि वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर जाता। हालांकि इस बीच में उसकी चीखों की आवाज निकलती है, वो लोगों से बचाने की अपील कर रहा था, लेकिन इस बीच में कोई नहीं आ पाता। इसी बीच में उसे मौका मिलता है, मौका मिलते ही जब वो बेहोश हो जाता है, पास में खुरपी पड़ी हुई थी, वो खुरपी जिससे घास काटी जाती है, घास खोदी जाती है, उसने उस खुरपी का इस्तेमाल कुछ ऐसे किया कि उस घायल अवस्था में जो बेहोशी की हालत में था गार्ड, उसका वो प्राइवेट पार्ट काट लेता है। और जो प्राइवेट पार्ट काटता है तो वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन जो कातिल होता है उस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था कि वो चीख रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, और उसको प्राइवेट पार्ट अपने पास रख लेता है। उसके बाद उस पर लगभग 40 वार करता है। 40 वार में 20 बार तो उसके वो सर में मारता है और बाकी शरीर के हिस्सों में 20 बार मारता है। 40 अलग अलग हिस्सों में जो उसके साथ वार करता है। अब उसकी चीखों की आवाजें थी, वो चीखों की आवाजें उस मंदिर की दहलीज को भी पार कर चुकी थी, आसपास के लोगों तक पहुंच चुकी थी। मंदिर के अंदर पुजारी थे, उन्होंने भी किसी तरकीब से अपनी जान बचाने की कोशिश की और तुरंत ही तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, पुलिस को आने में और इस हत्याकांड में लगभग 1 घंटे का समय हो चुका था, लेकिन कातिल जो होता है वो आराम से इत्मीनान से उस गार्ड के ठीक सामने बैठा हुआ था। उसे कुछ लग ही नहीं रहा था जैसे कि उसने इतना बुरा काम किया है, किसी आदमी की उसने हत्या कर दी है और हत्या से पहले उसने उसका प्राइवेट पार्ट को काट लिया है। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद उसको यहाँ से थाने लेके जाती है और उच्च अधिकारियों की सूचना दी जाती है, और उच्च अधिकारी को सूचना देने के बाद इसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम है दीपक नैयर, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, जो कि प्रताप नगर थाना क्षेत्र है, वहां पर इसका एक आलीशान घर है, वहां का रहने वाला होता है। माँ उसकी जिसका नाम समता कुमारी होता है, जो कि नर्स थी, लेकिन साल 2007 में उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। इसके जो पिताजी थे
वो आरपी सहदेवन नैयर, जो कि आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे और ये घर पे अकेला रहता था। हालांकि जब माता और पिता की साल 2007 में नेचुरल डेथ हो जाती है, तभी कुछ दिन के बाद अपनी बहन के पास रहना से ना शुरू कर देता है, लेकिन बहन से भी झगड़ा हो जाता है, इसलिए उससे छोड़ छाड़ कर फिर ये इस आलीशान कोठी में रहना शुरू कर देता है। अब घर वालों ने ये जो बताई गई थी जानकारी, इसकी तस्दीक करने के लिए जो पुलिस वाले अगले दिन जाते हैं उसके घर पर, जो प्रताप नगर में उसकी आलीशान कोठी है, जब वहां जाते हैं आसपास के लोगों से पूछा जाता है, बातचीत की जाती है, तो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ यहाँ पर अकेला रहता है। लेकिन पुलिस ने जब जाकर पास में देखा तो उस घर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। जब दुर्गंध आ रही थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ से दुर्गंध किस तरह की आ रही है। तभी नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है, स्थानीय लोगों को मौके पर बुलवाया जाता है, वीडियोग्राफी की जाती है और दरवाजा जैसे ही खुलता है तो घर में 2 लाशें पड़ी हुई थी। खून से लथपथ लाशों को देखने के बाद आसपास के लोग, पुलिस वाले सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार 2 लाशें क्यों पड़ी हैं, क्यों इनकी हत्या हुई है। यहीं से ही पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है कि साहब, जिसने रात उस गार्ड का, उस चौकीदार का कत्ल किया है, इसी के घर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं, आप इससे जरा बातचीत तो करिए। उससे पूछा जाता है ये कौन है मरने वाले, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि मोनू टोक है एक का नाम, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है, और मोनू टोक का दोस्त है जिसका नाम संदीप भारद्वाज है, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है। इनके घर वालों से पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि 21 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास से ये घर से लापता है, कि परिवार के लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं, लेकिन ये दोनों मिलते नहीं है। हालांकि पुलिस तक ये सूचना पहुंची नहीं थी, वो अपने स्तर से ही इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। अब इस व्यक्ति से, जो दीपक नैयर होता है, उम्र 45 साल होती है, इसे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं, क्या मामला है, क्या बात है। तो वो एकदम से बताना शुरू कर देता है, कहता है कि जो मोनू टोक है वो उसका खास दोस्त है, उसका उसने लव मैरिज कराई थी, उससे दोस्ती थी उससे, लेकिन वो अपनी पत्नी को बेइंतहा परेशान करता था, बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर करता था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो माना नहीं, इसलिए मैंने 21 अप्रैल 2025 की शाम को उसे अपने घर बुलाया था। लेकिन मोनू टोक अकेला नहीं आता, साथ में जो संदीप भारद्वाज है उसको भी साथ लेके आ जाता है। शुरुआत में बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं, बोतलें खुल जाती हैं, और ये जो दीपक होता है ये तो कम पीता है, लेकिन वो दोनों जो होते हैं वो ज्यादा पी लेते हैं, बेहोशी की हालत में आ जाते हैं। पास में ही वो डंडा पड़ा था, डंडा उठाता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। वो बेहोशी की हालत में थे, शोर मचाने की स्थिति में नहीं थे, उनको तब तक पीटता है जब तक वो और भी ज्यादा बेहोश नहीं हो जाते। इसी बीच में रसोई में जाता है, वहां से एक धारदार हथियार जिससे क्या सब्जी वगैरह काटी जाती है उसको लेके आता है और उन दोनों के वो प्राइवेट पार्ट को काट लेता है, खून से लथपथ हो जाते हैं। उसके बाद एक घरेलू गैस सिलेंडर होता है, उसको उठाता है, उसको उठाने के बाद उन दोनों को वो तब तक मारता रहता है जब तक इन दोनों के प्राण नहीं निकल जाते, और इस बात की किसी को घटना की खबर नहीं चलती है। जब इन दोनों का कत्ल कर देता है, आराम से उनके पास बैठा रहता है, तभी वो अपने दोस्त प्रशांत को फोन करता है और प्रशांत से कहता है कि दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल घबरा रहा है, बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ रही है, तुम कहाँ हो यार, आ जाओ और मुझे हॉस्पिटल लेके चले जाओ। प्रशांत को फोन किया जाता है, प्रशांत ने पहली बार में साफ साफ इनकार कर दिया था, ज्यादा रात हो चुकी है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम कैसे भी जाओ, किसी के साथ भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद इस दीपक ने अपने दोस्त प्रशांत को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 70 बार कॉल की थी। 70 बार कॉल करने के बाद भी उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था। यदि वो उसके पास आ जाता तो हो सकता है कि वो उसका भी कत्ल कर देता, जैसे क्या उसने उसका कत्ल किया था। अब प्रशांत के पूछा जाता है कि तुम प्रशांत को क्यों मारना चाहते थे, इसके पीछे की क्या वजह है। तो उसने कहा कि प्रशांत ने उसको धोखा दिया था, वो इसलिए उसको मारना चाहता था। जब प्रशांत के बारे में यही सब जानकारी मिल जाती कि उसको वो इसलिए मारना चाहता था, तो उसके बाद वो यहाँ से निकलता है, प्रशांत का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। जब यहाँ से घर से निकल जाता है तो अपने एक और दोस्त के पास पहुंचता है, प्रताप नगर में ही, और वहां जाने के बाद, क्योंकि दोस्त तो घर पे होता नहीं है, उसकी पत्नी थी, पत्नी से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद कहता है भाभी जी कुछ पैसों की जरूरत है। तो भाभी बिना किसी सवाल के बस पूछती है कि भैया कितने रुपए की जरूरत है। वो बताती हैं कि 5,000 रुपए की जरूरत है। वो जाती हैं घर के अंदर, 5,000 रुपए लाती हैं और दीपक को लाकर चुपचाप दे देती हैं। दीपक यहाँ से कुछ भी नहीं कहता, कोई सवाल नहीं करता, कुछ बात नहीं करता, और वो शहर में निकल जाता है। शहर में इधर उधर कहीं बियर पी रहा है, तो कहीं कुछ कर रहा है, कुछ खा रहा है। 2 कत्ल करने के बाद वो एक घर में भी जाता है, उसके बाद शहर भर में इधर उधर घूमता रहता है। अब शाम हो जाती है, शाम होने के बाद वो सीधा पहुंच जाता है एक बार में। बार में शराब पीता है, और जो उसके पैसे की ट्रांजेक्शन थी, उसके पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। इधर उधर वो पूरी तरह से पैसों को उड़ा चुका था। रात के जैसे ही 12 बजते हैं, 12 बजने के बाद
बार भी बंद हो जाता है, वहां से निकलता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है मंदिर, जो कि अयप्पा मंदिर होता है, जो सुभाष नगर में होता है। वहां जाने के बाद वो दोनों पुजारियों को मारना चाहता था, जो इस मंदिर के पुजारी होते हैं। तो पुलिस वालों ने पूछा कि तू उन उन दोनों को क्यों मारना चाहते थे? वो कहता है कि उन्होंने भी तो धोखा ही दिया था, इसलिए मैं उन्हें मारना चाहता था। और उसके बाद उसने कहा कि और किस किस को मारना चाहते थे, तो वो बताता है कि एक एएसआई, यानी कि पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उनको भी मारना चाहता था। उनको क्यों मारना चाहता था उसके बारे में बताता है कि उसने 2 दिन पहले उसकी पिटाई की थी। अब वो पुलिस वाले जब भी उससे बात करते थे, वो हर बार एक नई कहानी सामने गढ़ दिया करता था, और कहानी भी वो ऐसे सुनाता था जैसे कि बिल्कुल सच्ची कहानी थी। पुलिस वालों ने फिर पूछा कि तुमने क्यों मारा इनको, प्राइवेट पार्ट इनकी क्यों काटे? तो उसने कहा कि इनकी उसकी जो बहन है, उसकी बहन के साथ गंदा जिन्होंने कृत्य किया था, अपनी बहन के साथ जो जो भी कुछ हुआ है, उसका बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया है। अब पुलिस वालों ने इसकी बहन से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनसे जब बातचीत की, तो उसने कहा कि वो पूरी तरह से साइको है, बीमार है दिमागी रूप से। उसके साथ किसी दोस्त ने उसके कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ झूठी कहानी सुना रहा है। उसको वेब सीरीज देखने का बहुत ज्यादा शौक है, उसकी फिल्मों देखने का बहुत शौक है। आपको इसकी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। पुलिस ने जब हिस्ट्री चेक की तो ऐसा कुछ मामला था ही नहीं, लेकिन कुछ नई चीज, नई जानकारी निकल के सामने आती है। ये बात साल 2013 की है। प्रताप नगर पुलिस में ही उसने जाकर किसी से झगड़ा फसाद करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने डांटा पीटा तो उसने पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया। जितने भी थाने में पुलिस थे, ज्यादातर के साथ उसने हाथापाई की। लगभग 10 पुलिस वालों ने उसे पूरी ताकत से पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको हवालात में बंद किया। उसके बाद उसको जेल भेजा। जब वो जेल जाता है तो उसने कैदियों के साथ, लगभग 20 कैदियों के साथ उसने मारपीट की थी। वहां भी उसने जेल के अंदर तांडव मचा दिया था। कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो जाती है, लेकिन जो उसका स्वभाव था वो अजीब किस्म का था। भले ही वो पढ़ने लिखने में कितना ही होशियार क्यों ना हो, उसने आईटीआई करके उसने टेलीकॉम कंपनियों में अच्छे अच्छे पदों पर रहा हो, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी जिनसे अच्छे अच्छे लोग घबराते थे। कैदियों के साथ मारपीट करना। ऐसे ही साल 2016 की ये बात है। उसने एक कार से कई लोगों को कुचलने की कोशिश की थी, उन्हें मारने की कोशिश की थी। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, कोई लोग चोटिल जरूर हो गए थे। इस मामले में भी वो जेल जाता है। कुछ साल और बीत जाते हैं। साल 2020 की ये बात है। उसने एक शोरूम पे जाता है कार को देखने के लिए, और कार वालों से कहता है कि मैं कार देखना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे चाबी ला के दे दीजिए। कार वो थी जो शोरूम के बिल्कुल अंदर खड़ी हुई थी, जैसे अक्सर नई गाड़ियों को दिखाते हैं शोरूम वाले। उसने कार की चाबी लेकर गाड़ी के अंदर बैठता है, स्टार्ट करता है, और जो शीशा होता है बड़ा सा, उस शीशे को तोड़ते हुए कार को बाहर लेके निकल जाता है। शोरूम वालों ने बड़ी मुश्किल से जाकर उस कार को पकड़ा, उसको पकड़ा। उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और कुछ साल बीत जाते हैं। साल 2023 की बात है। दरअसल इसके जो माता और पिता थे वो केरल के रहने वाले होते हैं, लेकिन नौकरी की वजह से वो भीलवाड़ा में आकर बस जाते हैं। वहीं पर वो आलिशान घर बना लेते हैं। लेकिन साल 2023 में जब वो अपने घर जाता है, अपने गांव जाता है, तो वहां जाने के बाद उसने एक कार ली थी किराए पर, और वहां पर कुछ लोगों पर कार चढ़ाने की उसने कोशिश की थी। तब भी भीड़ ने इसको, पब्लिक ने मारा था, पीटा था, और उसको फिर इस मामले में भी जेल जाना पड़ा। साल 2009 से 2025 तक उस पर लगभग 6 से 8 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज थे। हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा था। उसके बारे में और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की जाते हैं तो बताया जाता है कि ये साइकोलॉजिकल पूरी तरह से बीमार था। हर बार एक नई कहानी गढ़ता था, उसको खुद भी याद नहीं था। जब जब वो दूसरी कहानी सुनाता था तो उसको ऐसा लगता था बिल्कुल असल कहानी है। फिल्म देखकर एकदम फिल्म जैसा हाल हो रहा था। जब वो पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहा था तो वो सनी देओल वाला सीन था कि सभी को एक साथ मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, इस तरह की वो बातें कर रहा था। इस घटनाक्रम का पुलिस अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं कर पाई है, क्योंकि क्योंकि जो भी कहानी बताता है, हर बार नई कहानी बताता है। पुलिस ने रिमांड पर लिया है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आगे जो भी होगा, क्या जो इसने कहानी बताई है वही कहानी सच है या कुछ और कहानी है, ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह की बात अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि वो 3 कत्ल किए, और तीनों कत्ल करने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट को वो काट लेता था। आखिरकार उसको देखकर, उसके बारे में सुनकर लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आखिरकार वो कितना खतरनाक हो गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस पूरी कहानी में प्रशांत, जो उसका फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, वो वाकई वो भाग्यशाली होता है। उसको बुलाने के लिए उसने थोड़ी बहुत नहीं, 70 बार कोशिश की थी, लेकिन प्रशांत ने आने से साफ मना कर दिया था। पुलिस वालों ने पूछा कि तुम आखिरकार गए क्यों नहीं थे? उसने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, इस तरह की बातें पहले कभी नहीं करता था, इसलिए मैंने उसको हर बार इग्नोर ही किया, और मैं इसलिए गया नहीं। अगर वो चला जाता तो हो सकता है कि उसकी भी मौत हो जाती, वो भी मारा जाता।